आहान से। बेबी गर्ल पसंद है या बेबी बॉय? ये सुनकर आहान ने शनाया की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ उससे कहा, अगर ये बेबी आपका है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की है या लड़का, मुझे पसंद है। आहान के इस जवाब को जानने के बाद शनाया के पेट में तितलियां उड़ने लगी। शनाया ने कुछ सोचा और मन ही मन में बोली, क्या आहान जानता है कि वो कितने अच्छे से फ्लर्ट कर लेता है? ओह गॉड, मेरे तो गाल लाल हुए जा रहे हैं। आज तो मैं आहान से बात करके ही रहूंगी। शनाया ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने फिर कार ड्राइव कर रहे आहान से सवाल करते हुए कहा, तो फिर क्यों ना हम दोनों? मगर इससे पहले कि शनाया अपनी बात पूरी कर पाती, एक जोर की आवाज आई। आहान ने तुरंत कार का ब्रेक दबा दिया था। एकदम से कार को रोकने की वजह से जोर की आवाज गूंजी। शनाया ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। आहान का भी हाथ खुद ब खुद शनाया के आगे किसी शील्ड की तरह बढ़ गया। शनाया ने आंखें खोली तो देखा कि आगे एक मिडिल एज्ड औरत सड़क पर गिरी हुई थी। वो तो अच्छा था कि आहान का ध्यान रास्ते पर ही था, वरना शायद उस औरत को लग जाती। आहान ने परेशान होकर शनाया से सवाल किया, शनाया, क्या आप ठीक हैं? शनाया बहुत घबराई हुई थी, मगर जब उसने आहान के हाथ को अपने सामने पाया तो वो बेफिक्र हो गई। उसने आहान से कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सामने कौन है? क्या उन्हें हमारी वजह से कोई चोट आई हुई है? अपने सामने के इस सीन को देखकर आहान थोड़ा सस्पिशियस हो गया। उसने इस सिचुएशन को फिगर आउट करते हुए मन ही मन में कहा, यहाँ पर कोई क्रॉसिंग नहीं है और आसपास कोई कार भी खड़ी नहीं है। ये औरत कहीं बीच में से रास्ते में आई है और कार के रुकने के बाद भी वहां से हटने का नाम नहीं ले रही। इस सब का मतलब ये हमें फंसाकर हम पर झूठा इल्जाम लगाना चाहती है। नाइस ट्राई। ये सोचते हुए आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसका जजमेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता था। आहान ने अपनी कार का इग्निशन शुरू किया और इस तरह कार को एक्सीलरेट करने लगा। आहान ने एक नजर शनाया की तरफ देखा और अपनी वाइफ से कहा, शनाया, अच्छे से बैठिए, अगर कुछ लगे तो मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा। शनाया ने तुरंत हामी तो भर दी, लेकिन फिर वो कंफ्यूज हो गई। शनाया ने आंखों में सवाल लेकर आहान की तरफ देखकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? इससे पहले वो अपना सवाल पूरा कर पाती, आहान ने कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। अगले ही पल शनाया घबरा गई। शनाया ने घबराकर आहान का हाथ पकड़ लिया और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो मिडिल एज्ड औरत भी घबरा गई और इतनी तेजी से खड़ी होकर वहां से हट गई कि कोई भी ये नहीं कह सकता था कि कुछ देर पहले इसी कार की वजह से उसे चोट लगी थी। जब वो मिडिल एज्ड औरत कार के सामने से हटने से बस एक ही कदम दूर थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसी पल आहान ने अपनी कार को रोक लिया। आहान एक बहुत ही स्किलफुल ड्राइवर था। शुरुआत से ही उस मिडिल एज्ड औरत को चोट पहुंचाने का आहान का कोई इरादा नहीं था, मगर वो इस बात की तसल्ली करना चाहता था कि इंजरी होने का बहाना बनाकर वो आहान और शनाया से पैसे ऐंठना, यही उस मिडिल एज्ड औरत का इरादा था। दूसरी तरफ भले ही उस मिडिल एज्ड औरत को कोई चोट नहीं लगी थी, मगर घबराहट के मारे उस मिडिल एज्ड औरत के माथे पर ठंडे पसीने की एक परत उभर आई थी। कार के अंदर बैठी शनाया को जब इस बात का एहसास हुआ कि कार रुक गई थी, उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही शनाया ने देखा कि सामने कौन खड़ा था, वो हैरान रह गई। शनाया ने शॉक्ड होकर जोर से कहा, सीमा बुआ जी? शनाया को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सीमा बुआ जी का नाम सुनकर आहान की आंखें भी शार्प हो गई। आहान और शनाया दोनों ये जानकर एक ही वक्त पर हैरान और परेशान दोनों थे। आहान ने सीमा बुआ जी की हिस्ट्री को याद करते हुए मन ही मन में कहा, सीमा बुआ जी को मैंने आखिरी बार 2 साल पहले देखा था। तब वो अपने बेटे को लेकर हमारे घर आई थी और उसकी शादी के लिए मॉम से 10 लाख रुपए मांग रही थी। मॉम ने जब उन्हें मना कर दिया तो उन्होंने बहुत तमाशा किया, हल्ला मचाया और वहां से चली गई। यहाँ तक कि जाते हुए वो शनाया का पर्स और कुछ गहने भी चुरा कर ले गई थी। उस दिन के बाद मैं उन्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। आहान को सीमा बुआ जी खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उनकी उस हरकत की वजह से शनाया बहुत परेशान हो गई थी। वो सिर्फ पैसे और ज्वेलरी ही नहीं, शनाया के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट और एटीएम कार्ड भी ले गई थी। सीमा बुआ जी ने भी देखा कि ड्राइवर सीट पर गिल परिवार का निकम्मा घर जमाई आहान बैठा था। ये देखकर वो गुस्सा हो गई।
एक ही पल के अंदर सीमा बुआ जी के चेहरे पर छाया हुआ डर नफरत में बदल गया। वो गुस्से से चलते हुए आहान की साइड की विंडो की तरफ आई और उन्होंने आहान की खिड़की पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू किया। आहान ने उनकी तरफ एक गुस्सैल नजर से देखा और खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। विंडो का कांच नीचे होते ही सीमा बुआ जी आहान पर बरस पड़ी। बेशरम निकम्मे, एक घर जमाई होने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अभी अगर मेरी जान चली जाती तो क्या तुम जिम्मेदारी लेते? तुम तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगे हो। महंगी कार के हाथ में आ गई, तुम्हारे तो रंग ही बदल गए हैं। अभी तो मैं मर ही गई थी। सीमा बुआ जी ने आहान को खरी खोटी सुनाते हुए कहा। आहान को वैसे भी इस ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर शनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा। सीमा बुआ जी, आप पहले हमारे कार के सामने आकर रुकी थी, और हाँ, वो भी जानबूझकर। क्या तब आपको अपनी जान की फिक्र नहीं थी? अब अपनी भतीजी की ऐसी बातें सुनने के बाद तो सीमा बुआ जी के तेवर ही बदल गए। वो गुस्से से शनाया को घूरने लगी और सीमा बुआ जी ने शनाया से कहा। ना समझ लड़की, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मतलब कि मैं जानबूझकर बीच में आई थी? मैं तो रास्ते के साइड से आराम से चल रही थी। ये बात तो साफ है कि तुम्हारे इस निकम्मे पति ने मेरी जान लेने की कोशिश की है। मुझे चक्कर आ गए और मैं गिर गई, लेकिन मेरी मदद करने के बजाय इस आहान ने कार नहीं रोकी, बल्कि और तेजी से चलाने लगा। अगर मैंने अपना दिमाग न चलाया होता और वहाँ से ना हटी होती तो आज तो मैं भगवान को प्यारी हो जाती, और तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। सीमा बुआ जी ने अपनी ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर वो ऐसी लग रही थी मानो आज वो झगड़ा करने की तैयारी से ही आई थी। आहान ये सारा नाटक देखने के मूड में नहीं था और सीमा बुआ जी की बातें सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा इरिटेट हो गया। उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। आहान ने तो बस खुद से ही कहा था, लेकिन फिर भी सीमा बुआ जी ने ये बात सुन ली और चिढ़कर आहान से कहा। तुमने क्या कहा? तुम तो कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ गए हो। मैं बता रही हूँ कि अगर तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अगर शेखर भैया और यामिनी भाभी को तुम्हारे ऐसे बर्ताव का मैंने बता दिया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, घर से निकाल देंगे। जब शनाया ने आहान के अगेंस्ट ऐसी बात सुनी तो वो गुस्सा हो गई। शनाया अपनी सीमा बुआ जी से कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत होने का इशारा कर दिया। तभी आहान, शनाया और कार के बाहर खड़ी सीमा बुआ जी ने खड़ी आवाज सुनी। माँ, क्या आप ठीक है? कहीं किसी ने आपको तंग तो नहीं किया? सभी की नजर सामने से कार की तरफ आ रहे एक लड़के पर पड़ी। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सारा दिन जिम में ही गुजारता था। उस बॉडी बिल्डर जैसे दिखने वाले लड़के को देखते ही सीमा बुआ जी की जान में जान आ गई। उन्होंने उस लड़के की तरफ देखकर कहा। रतन, मेरे बच्चे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। रतन को देखने के बाद आहान और शनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट ने जगह बना ली थी। रतन सीमा बुआ जी का बेटा था। इस लड़के की उम्र 30 पार कर चुकी थी, मगर फिर भी ना ये कुछ कमाता था और ना ही इसके पास कोई जॉब थी। रतन की इमेज कुछ खास नहीं थी। वो दिन भर अपने कुछ निठल्ले दोस्तों के साथ मिलकर किसी न किसी को फंसाकर उनसे जबरदस्ती पैसे ले लेता था और वापस करने का नाम भी नहीं लेता था। इस वक्त रतन के हाथ में एक लोहे का रॉड था। अपने दूसरे हाथ पर उस रॉड को मारते हुए रतन ने आहान को घूर कर देखा और अपनी माँ से सवाल करते हुए कहा। क्या ये कमीना आपको परेशान कर रहा है माँ? अगले ही पल रतन का ध्यान आहान की तरफ गया और उसने सवालिया नजरों से कहा। क्या ये शेखर मामा जी और यामिनी मामी का निकम्मा घर जमाई है? अपने बेटे के इस सवाल का जवाब देते हुए सीमा बुआ जी ने रोने का दिखावा करते हुए कहा। हाँ रतन, ये वही निकम्मा है। पता है, तुम्हारे आने से पहले सहान के बच्चे ने मुझ पर अपनी कार चढ़ा दी थी, और फिर जब मैंने इससे हिसाब मांगना चाहा तो कह रहा था कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। वो तो अच्छा हो गया कि तुम आ गए, वरना मुझे डर है कि ये लड़का तो आज मेरी जान ही ले लेता। सीमा बुआ जी अपनी बात इतने दर्द से कह रही थी कि जैसे उन पर कोई बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी। अगर आहान और शनाया खुद सामने नहीं होते तो उस परफॉर्मेंस को देखकर खुद भी सीमा बुआ जी पर यकीन कर लेते। तो रतन तो फिर भी उनका बेटा था। अपनी माँ को किसी की वजह से तकलीफ हुई थी, ये जानने के बाद रतन के चेहरे का तो रंग ही काला पड़ गया। उसने आहान की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए कहा। तुम्हारे किस हाथ ने मेरी माँ को चोट पहुँचाने की कोशिश की? आहान को रतन के इस खतरनाक अंदाज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन शनाया ने रतन को जवाब देते हुए कहा। रतन,
आहान ने सीमा बुआ जी को कोई चोट नहीं पहुंचाई है और इसमें हमारी नहीं सीमा बुआ जी की ही गलती है। इस पॉइंट पर शनाया बहुत गुस्सा हो गई थी, लेकिन रतन को शनाया के गुस्से से क्या डर लग सकता था। उसने शनाया का मुंह बंद करते हुए कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, धोखेबाज लड़की हो तुम। अब आहान को इस मामले में इंटरेस्ट आ गया। उसने रतन से इम्पल्सिव होकर पूछा, तुमने किसे धोखेबाज कहा? आहान के सवाल के जवाब में सीमा बुआ जी ने कहा, क्या मेरे बेटे रतन ने कुछ गलत कहा है क्या? ये लड़की धोखेबाज नहीं है तो और क्या है? उसने अपनी बुआ और अपने भाई का साथ देने की बजाय तुम्हारे जैसे कचरे के डब्बे का साथ देना सही समझा। हम दोनों उसके खून के रिश्तेदार, हमारे सामने तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान को चुना है शनाया ने। ये बात सुनने के बाद आहान के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो ये देखकर हैरान था कि लोग किस गलतफहमी में जी रहे थे कि वो शनाया के रिश्तेदार थे। वो रिश्तेदार जो शनाया के पापा को एक बार हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आए थे। लेकिन शनाया के सामने कोई आहान को दो कौड़ी का इंसान कैसे कह सकता था? शनाया ने आहान की तरफदारी करते हुए कहा, वो पति है मेरा, अपना मुंह संभाल कर बात कीजिए। और आप मेरी रिश्तेदार कब से हो गई? खून के रिश्तों से अगर दुनिया चलने लगती तो आप जैसे लोगों को अपने ही परिवार में चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। क्या शनाया के इस ताने से ये बहस बिगड़ने वाली थी? सीमा बुआ जी अब आगे क्या करने वाली है? आहान इस सब से शनाया को कैसे बाहर निकालेगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।